सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल द रेड स्टडीज। और द रेड स्टडीज लेकर के आए जो 10th क्लास के जो बच्चे हैं भाई, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि भाई अभी आपके प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा जरूरी ये वाले क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। क्लियर है। और एसएसटी जो सब्जेक्ट है उसके भाई सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कराने वाला हूँ मैं इस वाली वीडियो की मदद से। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ प्री बोर्ड में ही काम में आएंगे, ये आपके जो है जो अभी बाद में 10th क्लास के जो सीबीएसई के बोर्ड के भी जो एग्जाम होंगे ना, उस बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा ये काम में आने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं, आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो कौन सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है भाई इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। ये क्वेश्चन है भाई, इटली जो है उसके एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो कौन सी है। अब देखो, यानी इटली जो है उसके बारे में बताना है, इटली किस प्रकार से एक देश बना था। तो इटली शुरुआत में 7 राज्यों में विभाजित था। देखो भाई, मैंने क्या किया है, वैसे तो ये बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन भाई मैंने क्या किया है, इनको थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, जिससे भाई क्या होगा, मुझे लिखने में भाई टाइम भी मेरा बच गया और भाई आप लोगों को अब अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। लेकिन आप लोग पेपर में क्या करें, थोड़ा बड़ा करके ही लिखें। क्लियर है। अब देखो भाई, क्या है कि इटली की शुरुआत, इटली जो है इसकी शुरुआत, इटली जो था वो शुरुआत में 7 राज्यों में विभाजित था। और भाई जो 7 जो राज्य जो थे, ठीक, उनमें बटा हुआ था। लेकिन 1830 में मैथ्सनी, भाई ये जो मैथ्सनी, इसका पूरा नाम है ज्यूसेफे मैथ्सनी, इसने भाई क्या किया था, काफी सारे प्रयास किया किस चीज के, इटली के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए। और इसको एक करने में बाद में इसका जो सहायक जो थे, या जिसने सहायता की थी, उन लोगों ने भाई क्या किया, इसकी काफ़ी सारी मदद की थी, जैसे गैरीबाल्डी और पीडमोंट। ये जो लोग जो थे, इन्होंने भाई क्या किया था, किसकी, मैथ्सनी की काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। क्लियर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। और फिर भाई क्या रहा था, भाई जो पीटमोट है, इन्होंने भाई क्या किया, एक कूटनीति बनाई। कूटनीति क्या, कूटनीति का मतलब एक अच्छी तरीके से, एक कह सके हम, एक तरीके से इन्होंने क्या बनाया था, एक प्लानिंग बनाया था। और उस प्लानिंग से भाई क्या हो गया कि इसको एक किया गया, किसको, 7 जो राज्य हैं उनको एक किया गया। और मैथ्सनी ने यंग इटली नाम का भाई क्या किया था, एक गुप्त संगठन भी बनाया था। और ये सारी चीजें इटली के एकीकरण के लिए की गई थी। तो इस प्रकार से इटली की जो एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो थी। ठीक है भाई। तो ये भाई कई बार आ जाता है, तो ये आपको भाई पता होना चाहिए, इसलिए भाई मैंने इसमें बता दिया गया है। अब भाई अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है भाई। अब अगला ये वाला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने क्यों शुरू किया था, और इस आंदोलन की सीमाओं का वर्णन करिए। कि भाई जो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है ना, ये आंदोलन गांधी जी ने किया था, लेकिन क्यों किया था, और मैन मैन इस आंदोलन में क्या क्या चीजें हुई थी। तो देखिए, यह आंदोलन गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ में शुरू किया था। ठीक। और भाई क्या था, क्यों किया था, क्योंकि अंग्रेजों ने कुछ गलत कानून बनाए थे। अब भाई अंग्रेजों ने क्या किया, कुछ गलत कानून बनाए थे, ऐसे कानून जिसकी वजह से भारतीय लोगों पर भाई गंदा अत्याचार किया जा रहा था, जिसके कारण भाई क्या हुआ, गांधी जी ने उन कानूनों को तोड़ करके भाई क्या किया, सविनय अवज्ञा शुरू किया। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या है, सबसे पहले सविनय अवज्ञा का मतलब समझिए। सविनय अवज्ञा एक तो होती आज्ञा और एक होती अवज्ञा। आज्ञा का मतलब आज्ञा का पालन करना, लेकिन सविनय अवज्ञा, अवज्ञा का मतलब जो आज्ञा मिली है उसका पालन ना करना, यानी कि अंग्रेजों ने जो जो नियम बनाए उनको पालन ना करना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो देखो, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन कौन से कानूनों का पालन ना करके किया। पहला, नमक कानून, नमक कानून जो अंग्रेजों ने बनाया था उस कानून को तोड़ दिया। दूसरा, पूर्ण स्वराज की मांग जो थी वो भी शुरू कर दी गांधी जी ने। और भाई क्या किया, इन सभी के तहत भाई क्या क्या चीजें हुई थी कि किसी भी भारतीय नागरिक को अंग्रेजों की आज्ञा का विरोध करना था, ये सारी सारी आज्ञाओं के तहत। और गांधी जी ने इस आंदोलन में ऊंची जाति व नीची जाति और तो और भाई सरकारी नौकर, इन सभी को भाई क्या किया था, इन सारे के सारे आंदोलन में मिलाया था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में मिलाया था। तो इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो किया गया था। अब देखिए भाई, सविनय अवज्ञा जो आंदोलन जो हुआ था, इसकी प्रमुख जो सीमाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो भाई पहली सीमा क्या है, भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, अन्यायपूर्ण नमक का विरोध किया गया था इस आंदोलन में। इस आंदोलन में भाई क्या हुआ था, जो नमक का कानून बनाया था ना किसने, अंग्रेजों ने, उस कानून का विरोध किया गया। ब्रिटिश दमनकारी नीतियां, भाई ऐसी नीतियां जिसके तहत भाई क्या हो रहा था,
अंग्रेज जो है वो गलत फायदा उठा रहे थे भारतीय लोगों का, उस नीतियों का विरोध किया गया बहुत बड़े लेवल पर। तो ये सारी चीजें की गई थी और पूर्ण स्वराज की मांग जो थी वो की गई थी। क्लियर है? तो ये सारी चीजें जो थी वो इसमें की गई थी, यही सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं थी। ठीक, तो ये क्वेश्चन भाई, दो क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिए। आप तीसरा क्वेश्चन भी भाई देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आता है। रेशम मार्ग जो है वो क्या था तथा इस मार्ग ने इस मार्ग ने किन किन वस्तुओं का आदान प्रदान जो था वो किया था, ये आपको जो है वो बताने को इसने कहा है कि रेशम मार्ग क्या था, रेशम मार्ग जो है इसने किस किस चीज का व्यापार किया था। रेशम मार्ग, इसका उपयोग जो था वो प्राचीन काल से ही किया जाता था। रेशम मार्ग जो है, मार्ग यानी रास्ता, भाई इस रास्ते का उपयोग प्राचीन यानी कई सौ साल पहले से ही किया जा रहा था। और ये मार्ग जो था वो एशिया को यूरोप और अफ्रीका ऐसे महाद्वीपों से भाई क्या करता था, जोड़ देता था। इसका नाम रेशम मार्ग इसलिए पड़ा क्योंकि भाई चीन का रेशम जो है इसी मार्ग से बेचा जाता था, इसलिए भाई इसका नाम रेशम मार्ग पड़ गया। और इस मार्ग से केवल रेशम ही नहीं बल्कि मसाले, अनाज, सोना, चांदी आदि इन चीजों का व्यापार जो था वो किया जाता था। क्लियर है? तो यही जो था वो रेशम मार्ग। मैंने इसे भी भाई थोड़ा छोटा करके लिख दिया, बट आप लोग इसको अच्छे से समझें और इसको कोशिश करें और बड़ा लिखने की। ठीक है, अब अगला वाला देखिए भाई क्या है। 1804 की नेपोलियन संहिता क्या थी तथा इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। कि 1804 की जो नेपोलियन संहिता है वो क्या थी और भाई इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। पहला, 1804 की नेपोलियन संहिता को नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। यह संधि जो है ये यूरोप में शांति स्थापित करने के लिए, यानी यूरोप जो महाद्वीप है, क्या यूरोप जो महाद्वीप है उस महाद्वीप में शांति कायम करने के लिए की गई थी। और इस संधि की मुख्य विशेषता क्या थी कि भाई इसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति की थी तथा लोगों के साथ शांति कायम करने का जो था इसने कार्य किया था। क्लियर है? तो ये जो है इसकी विशेषताएं थी और यही जो थी नेपोलियन संधि थी या संहिता थी। क्लियर है? अब अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। भू निम्नीकरण के कोई दो कारण बताइए। भू निम्नीकरण, भू का मतलब भूमि, निम्नीकरण यानी खराब होना, तो जमीन जो है वो खराब होती है, ऐसे कोई दो कारण बताइए। पहला कारण, भाई भूमि जो यार होती है वो जब खराब होती है जब वनों को बहुत ज्यादा काटा जाता है। क्यों? क्योंकि जो वन जो होते हैं या जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो भाई जमीन के अंदर तक अपनी जड़ों को फैलाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी जो है वो इधर उधर हवा की वजह से नहीं उड़ती। लेकिन जब वन ही नहीं होते यानी कि पेड़ ही नहीं होते, तो पेड़ जब कट जाते हैं तो उनकी कटाई के कारण भाई क्या होता है कि मिट्टी जो है वो उड़ जाती है। तो वनों की कटाई के कारण भाई क्या होता है, भूमि जो होती है वो दूषित हो जाती है। क्योंकि भाई पौधे जो होते हैं वो मिट्टी को पकड़ करके रखते हैं, लेकिन जिसके कारण जब पौधे जो है वो कटने पर भाई क्या हो जाता है, पॉल्यूशन फैलता है। अति सिंचाई, जब किसान जो होता है वो क्या करता है, जब वो ज़्यादा सिंचाई करता है, सिंचाई ज़्यादा का मतलब क्या, जब वो अपने खेतों में ज़्यादा पानी डालता है, तो ज़्यादा पानी डालने से भाई क्या हो जाता है कि खेतों में अधिक पानी भरता है, तो भाई पानी जो होता है वो ज़्यादा होने के कारण मिट्टी खराब हो जाती है, जिससे भाई क्या होता है, भू निम्नीकरण जो है वो होता है। क्लियर है? तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोगों को अच्छे से समझने हैं सारे के सारे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भाई आपके उसमें एग्जाम में आते हैं। भारत में किन्हीं 3 पर्यावरणीय आंदोलनों का क्या करना है, वर्णन करना है। पर्यावरणीय आंदोलन, ऐसे आंदोलन जो कि पर्यावरण को बचाने के लिए किए गए थे। सबसे पहला आंदोलन चिपको आंदोलन। यह आंदोलन 1970 में हुआ था। 1970 में किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। और ये आंदोलन जो था वो महिलाओं ने किया था, और महिलाओं ने क्या किया था, पेड़ से वो जाकर के चिपक गई थी और चिपक करके उन्होंने पेड़ों को बचाया था। तो यही जो था चिपको आंदोलन कहलाया। फिर एक दूसरा है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये नर्मदा नदी को बचाने के लिए किया गया था, 1980 में किया गया था। क्लियर है? तीसरा, भाई तीसरा कौन सा है? तीसरा है खेजड़ी आंदोलन। खेजड़ी आंदोलन जो है ये आंदोलन कहां पर हुआ था भाई? ये आंदोलन पहले 1730 में भाई हुआ था। ठीक, और ये पर्यावरण को बचाने के लिए ये आंदोलन किया गया था। क्लियर है? अब भाई देखिए ये क्वेश्चन, भाई देखिए इसमें बताएगा, बट आप लोग क्या करना, ये क्वेश्चन जो मैंने शॉर्ट में लिखे हैं आप लोगों को इनको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं, है ना, उन विशेषताओं का हमें वर्णन करना है। संघीय शासन व्यवस्था, संघीय जो शासन की जो व्यवस्था होती है भाई, जब 2 या 2 से अधिक स्तर की जो सरकारें जो होती हैं वो एकजुट होकर के भाई क्या करती हैं, शासन चलाएं, तो इसे ही हम संघीय शासन प्रणाली कहते हैं। और इसकी विशेषताएं, तो पहली विशेषता सत्ता का विभाजन। इसमें जो भी सत्ता होगी उसको 3 भागों में बांटा जाता है भारत के अंदर। एक तो केंद्र, दूसरा राज्य, तीसरा क्षेत्रीय।
ठीक, तो ये सत्ता का विभाजन। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब ये होता है कि संविधान जो होगा इसमें सबसे ज्यादा सर्वोपरि होगा, संविधान से आगे कोई नहीं। दोहरी सरकार, दोहरी यानी कि भाई दो प्रकार की सरकारें होती हैं, केंद्र की, राज्य की। शक्तियों का बंटवारा, शक्ति जो होगी वो बांट दी जाएगी सारे के सारे धर्म और जाति के लोगों में। क्लियर है? तो ये चीजें जो थी इसके अंदर बताई गई थी। अब भाई अगला वाला क्वेश्चन जो कि भाई आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आता है। अब भाई देखिए, ऋण के औपचारिक तथा अनौपचारिक स्रोतों का वर्णन। ऋण का मतलब जब भी आप किसी से उधार लेते हैं तो उसके औपचारिक और अनौपचारिक जो स्रोत, यानी कहाँ कहाँ से आप ले सकते हो लोन। लेकिन लोन अगर आप कहीं से भी लेते हो तो सिंपल सी बात है, जो जहां से भी आप लोन लोगे या तो वो औपचारिक, औपचारिक का मतलब या तो कानूनन होगा, अनौपचारिक यानी गैर कानूनी। कानूनन कौन कौन सा होता है? जब हम सरकारी किसी सहमति से लें, सरकारी समितियां होती हैं, या फिर बैंक से लें, या फिर सरकार के द्वारा कोई पंजीकृत करवाएं, दस्तावेज बनवा करके ऋण लेते हैं, तब ऐसे जो ऋण कहलाते हैं वो कौन से ऋण कहलाते हैं? औपचारिक। लेकिन अनौपचारिक ऋण के स्रोत कौन से होते हैं? जैसे हम अपने किसी रिश्तेदार से ले लें, या दोस्त से ले लें, या फिर गांव के साहूकार या किसी और से ले लें, ठीक है, तो ये होते हैं प्राइवेट वाले यानी कि अनौपचारिक स्रोत। तो ये वाले स्रोत बहुत ज्यादा भाई चीजें आती हैं। ठीक, ये क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा आपके प्री बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? अगर आपको भाई मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं ऐसी एक प्यारी सी वीडियो में, बने रहिए मेरे इस चैनल पर। जय श्री राम।